नमस्कार साथियों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे थे हम और धारा 92 तक हमने पढ़ लिया था। 93, 94 दो सेक्शन साथ में पढ़ने वाले सेक्शन है। 93, 94 बताता है आपको प्रत्यक्ष संदिग्धता, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट एम्बिग्युइटी। क्या होती है कि किसी चीज को देखते ही पता लग जाए कि इसमें कुछ गड़बड़ है, जिसको देखने मात्र से ही उसमें आपको कोई गड़बड़ या संदिग्धता प्रकट होती है, वहां होती है प्रत्यक्ष संदिग्धता। और प्रत्यक्ष संदिग्धता के मामले में आप उसको सुधार नहीं सकते, मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। सुधार नहीं सकते तो मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा या अपवर्जित है। क्या होती है 93, 94 आपको प्रत्यक्ष संदिग्धता के बारे में बताएगा कि जब किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखने से ही संदिग्ध और त्रुटिपूर्ण है तो उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता जो उसका अर्थ दर्शित करती है या त्रुटियों की पूर्ति करती है। जैसे एक करार में ये लिखा था कि ए अपने घोड़े को बी को या तो 1000 रुपए में बेचेगा या 15 में। संदिग्धता है कि कोई फिक्स रेट नहीं है 1000 में या 15 में, तो यहां ये एविडेंस नहीं दिया जा सकता कि उस करार में 1000 रुपए के लिए बात कर रहा था या 1500 में बेचने की बात कर रहा था, क्योंकि संदिग्धता है। तो जहां पर संदिग्धता प्रत्यक्ष रूप से दिखती है, कोई मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। 94 कह रहा है कि जब दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट है और उस समय जो विद्यमान तथ्य हैं वो ठीक ठीक उस समय को लागू होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी जयपुर में स्थित एक प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं और जिस समय मैंने ये करार में ये भाषा या दस्तावेज में ये भाषा प्रयुक्त करी, उस समय जयपुर में मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मेरे ही नाम से है। तो मैं ये साक्ष्य नहीं दे सकता कि मेरे जयपुर का लिए नहीं, मैं तो हरमाड़ा में स्थित संपत्ति की बात कर रहा था या जयपुर से बाहर चाकसू चौमू में स्थित संपत्ति की बात कर रहा था। तो जहां दस्तावेज में प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है आपको कि संदिग्धता है, मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। या जब दस्तावेज इतना स्पष्ट है कि उसकी भाषा उस समय विद्यमान तथ्यों को बिल्कुल लागू होती है, तो वहां भी कोई मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। 93, 94 में मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन है, नहीं दिया जा सकता। इनके इलस्ट्रेशन पूछे जाते हैं 93 से लेकर 98 के। 95 क्या कहता है, विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य। इसको कहते हैं असंदिग्ध परिभाषा, अप्रत्यक्ष संदिग्धता, असंदिग्ध की जगह अप्रत्यक्ष संदिग्धता। क्या होती है ये कि आपने दस्तावेज को पढ़ा, बिल्कुल साफ साफ लिख रहा था कि मैं अपना ये घर उसको बेचना, जयपुर वाला घर उसको 50 लाख रुपए में बेचने का करार करता हूं, जो भी दस्तावेज में मेंशन था। आप जाकर देखते हो कि उसकी तो जयपुर में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पर उसकी एक प्रॉपर्टी चोमू में तो है, पर वो उस करार में नहीं लिखी। तो आप उस चीज का एविडेंस दे सकते हैं कि ये जयपुर जिले के अंदर संपत्ति को बेचने की बात कर रहे थे, जयपुर शहर के अंदर संपत्ति नहीं, जयपुर शहर में तो इनकी कोई संपत्ति नहीं थी। तो जहां दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा तो स्पष्ट है, पर जब तथ्यों को लागू करने लगते हैं, उसको ग्राउंड पर जाकर उस फैक्ट को उतारने लगते हैं, प्रॉपर्टी चेक करते हैं जयपुर में, तो कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती। तो आप कह सकते हो कि ये जयपुर जिले में स्थित प्रॉपर्टी की बात हो रही थी। जयपुर जिले के अंदर चोमू चाकसू आता है और यहां पर इनकी एक प्रॉपर्टी थी, उसको 50 लाख में बेचने की बात कर रहे थे। तो जहां अप्रत्यक्ष संदिग्धता है वहां एविडेंस मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। आप 95, 96, 97 में मौखिक साक्ष्य दे सकते हो, ठीक है, मौखिक साक्ष्य दिया जा सकेगा। आगे बात करते हैं 96, उस भाषा को लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से एक को लागू होती है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी दस्तावेज में कोई ऐसी भाषा लिखी हुई है जो कई व्यक्तियों में से एक को लागू होती है, तो आप इस बात का साक्ष्य दे सकते हो कि उन व्यक्तियों में से किसको वो बात लागू हो रही थी, ठीक है। तो जैसे यहां लिखा हुआ है कि क 1000 रुपए में उसका सफेद घोड़ा बी को बेचने का करार करता है, साफ साफ लिख रहा है सफेद घोड़ा 1000 रुपए में सेल कर रहा है ए बी को, पर ए के पास 2 सफेद घोड़े। तो आप कह सकते हो कि मेरा तात्पर्य इस वाले घोड़े को 1000 में बेचना था, दूसरा वाला घोड़ा तो मैंने खुद ने 10,000 में खरीदा, उसको 1000 में क्यों बेचूंगा, कल ही खरीद के लाया हूं।
तो वो एविडेंस दे सकता है कि जो स्पष्ट तथ्य था वो किस घोड़े के लिए मैंने लिखा था, उस घोड़े के संदर्भ में एविडेंस दे सकता है, मौखिक साक्ष्य एलाउ है। 97 तथ्यों के दो वर्ग हैं, उनमें से एक को भी भाषा ठीक ठीक लागू नहीं हो रही, ठीक है, तो वहां साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वो किसको लागू होने के संबंध में थी। कि मैं कहता हूं कि कलकत्ता में मेरा एक, चलो ये इसी दृष्टांत को देख लेते हैं, बी को मेरी भय में स्थित मैं के अधिभोग की भूमि बेचने का करार करता हूं। मैं क्या कहता हूं कि मेरी रामपुर एक जगह है, वहां पर एक प्रॉपर्टी है, उसको बेच रहा हूं मैं बी को। अब मैंने ये करार में मेंशन कर दिया, पर मेरी रामपुर में तो कोई जगह नहीं है, पर रामपुर में मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, पर वो मेरे नाम से नहीं है। रामपुर में प्रॉपर्टी है पर मेरे नाम से नहीं है वो। और एक प्रॉपर्टी है जो मेरे नाम से है, ये तो मेरे नाम से नहीं है। एक प्रॉपर्टी है जो क्या नाम है, मेरे नाम से है, पर और रामपुर की जगह दूसरे शहर में कोई बगल में सीतापुर था उसमें है। तो यह साक्ष्य दिया जा सकेगा कि मैं मेरी वाली प्रॉपर्टी जो बेचने की बात कर रहा था, तो रामपुर में तो मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं उसको बेच नहीं सकता। मेरा तात्पर्य सीतापुर वाली प्रॉपर्टी से था जो मेरे नाम से। यह एक उदाहरण चलता है कि एक शहर में मेरी कोई, एक शहर की विशेष कॉलोनी में मेरा कोई प्लॉट था, उसको बेचने, मैंने कहा कि मैं अपना उस शहर का प्लॉट आपको दे रहा हूं, जैसे कलकत्ता का एक प्लॉट दे रहा हूं, पर कलकत्ता के शहर के अंदर मेरा कोई प्लॉट, मेरे नाम से कोई प्लॉट नहीं है। वहां मेरे एक प्लॉट तो है पर किसी और के नाम से, और मेरा कलकत्ता के अंदर एक शहर आता है हावड़ा, वहां पर प्लॉट है वो मेरे नाम से। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई कलकत्ता वाला नहीं, मेरा हावड़ा वाला प्लॉट है जो कलकत्ता से टच में ही है, उसको बेचने की बात कर रहा था। कलकत्ता के अंदर जो प्लॉट है वो मेरे नाम से नहीं है। तो जहां कोई भाषा है वो दो क्लास को लागू होने की बात कर रही है, तो वहां किसी भी एक क्लास को लागू होने के बारे में एविडेंस दिया जा सकेगा। मौखिक साक्ष्य एलाउ है 97 के अंतर्गत। 98 न पढ़ी जाने वाली भाषा, कि कोई ऐसी भाषा में लिखता है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, किसी की हैंडराइटिंग बहुत गंदी है या समझी नहीं जा सकती, विदेशी भाषा है, अप्रचलित भाषा है, पारिभाषिक शब्द है जिनके अर्थ अलग निकलते हैं हर सब्जेक्ट के हिसाब से, है ना। एक सेल शब्द होता है, मैंने लिख दिया सेल, अब सेल को फिजिक्स में अलग कहते हैं, कॉमर्स में अलग कहते हैं, बायोलॉजी में अलग कहते हैं, इंग्लिश में अलग कहते हैं, सब अलग अलग अर्थ निकलते हैं, ठीक है ना। तो सेल शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, तो वहां पारिभाषिक अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, या प्रांतीय शब्दों के बारे में उनका अर्थ दर्शित करने का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि जो मैंने सेल शब्द यूज किया ये जो बिक्री की जाती है उसके लिए है, ये कोशिका के लिए सेल शब्द यूज किया है, या जो किसी टॉर्च के अंदर, घड़ी के अंदर डलता है उस सेल के लिए यूज किया है, ठीक है। तो आप सेल को अलग अलग शब्दों, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो आप बता सकते हो कि मैंने ये शब्द यहां पे इसलिए यूज किया था। और ये कह रहा है कि 93 से लेकर 99 तक जो कह रहे हैं कि एविडेंस दे सकेंगे, कोई मौखिक साक्ष्य दे सकेगा 93 से 98 तक, तो वो मौखिक साक्ष्य कौन दे सकेगा? तो जिन लोगों ने वो दस्तावेज लिखा है वो पक्षकार तो मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकते, पर उन दोनों पक्षकारों के अलावा जिन्होंने वो दस्तावेज लिखा है या उसका निष्पादन किया, उसके अलावा अन्य व्यक्ति साक्ष्य दे सकेगा। मतलब जिन व्यक्तियों ने दस्तावेज का निष्पादन किया है, जिन्होंने दस्तावेज को साइन किया है कि मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, वो व्यक्ति तो साक्ष्य नहीं दे सकता, पर वो गारंटर हो सकता है, उससे रिलेटेड कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कह सकता है कि हमारे सामने मालिक ने कहा था कि ये बेच रहे थे और हमने उसी के बारे में हमसे चर्चा हुई थी और उसी की गारंटी दी थी। हो सकता है लिखने में कोई मिस्टेक हो गई हो या आप बुलावे में पड़ गए हो, तो कोई थर्ड व्यक्ति दे सकता है। जिन्होंने दस्तावेज निष्पादित किया था वो साक्ष्य नहीं दे सकते। और ये सारे प्रोविजन जो 93 से लेकर 99 तक हैं वो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत विल वगैरह के संबंध में लागू नहीं होंगे। जो वसीयत करते हैं वहां कोई संदिग्धता है तो उस पर यह प्रोविजन लागू नहीं होंगे 93 से 99 के, ठीक है। विल को एक्सेप्शन में रखा है, विल के संबंध में यह बात लागू नहीं होगी। भाग 3 शुरू हो गया, साक्ष्य का पेश किया जाना और साक्ष्य का प्रभाव। ये
1 से लेकर 167 तक चलेगा। सबसे पहले सबूतों का भार 101 कहता है कि जो न्यायालय से यह चाहता है कि आप किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में जजमेंट दे जिनका वो प्राख्यान करता है, मतलब उनके बारे में कोर्ट में आके कहता है कि ये फैक्ट थे, इन फैक्ट के आधार पर आप मेरे पक्ष में किसी लीगल राइट या लाइबिलिटी के लिए जजमेंट दे, तो उसी व्यक्ति को यह प्रूव करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। ठीक है, और यह माना जाता है कि जिस व्यक्ति को तथ्य साबित करने होते हैं उस पर सबूत का भार होता है। तो 101 सबूत का भार की बात करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ बोला जाता है। 102 कहता है साक्ष्य लाने का भार। ये सबूत का भार है, इसकी जगह आप यहां साक्ष्य लाने का भार लिख सकते हो। इसको इंग्लिश में ओनस ऑफ प्रूफ बोला जाता है, साबित करने का भार, साक्ष्य लाने का भार। तो किसी वाद या कार्रवाई में साक्ष्य लाने का, सबूत लाने का भार उस व्यक्ति पर होता है कि अगर दोनों में से किसी की ओर से भी एविडेंस नहीं दिया गया तो कौन व्यक्ति विफल हो जाएगा, उसी व्यक्ति पर साक्ष्य देने का भार होता है। ठीक है, इलिस्ट्रेशन आप पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना इस पर। 103 विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। 103 से मिलती जुलती 106 की हेडिंग है विशेषता ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। यह कह रहा विशिष्ट तथ्य के बारे में भार कि आप न्यायालय को आकर कोई स्पेशल फैक्ट बताते हो तो उस तथ्य के बारे में, उस तथ्य को साबित करने का भार, उस तथ्य के बारे में एविडेंस देने का भार आप पर होता है। तो विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार उस व्यक्ति पर आता है जो न्यायालय से यह आकर कहता है कि उस तथ्य का अस्तित्व है और आप उस तथ्य पर विश्वास करें। तो न्यायालय कहेगा भैया हम तो विश्वास कर लेंगे, एविडेंस लाके दो। तो विशिष्ट तथ्य स्पेशल फैक्ट है, उसके बारे में जो व्यक्ति कोर्ट में आके कहता है कि आप उस तथ्य पर विश्वास करें, न्यायालय उससे कह देगा तथ्य का एविडेंस ला दे, हम विश्वास कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। 104 जबकि 106 में क्या बोलेगा, 106 में बोलेगा कि जिस व्यक्ति के ज्ञान में वो तथ्य था सिर्फ वही व्यक्ति उसको साबित करेगा। विशेषतः ज्ञात तथ्य, स्पेशल नॉलेज थी जिस व्यक्ति को जिस तथ्य की, जैसे मेरे और किसी व्यक्ति के बीच मैसेज में क्या बात हुई, या तो उस व्यक्ति को पता है या मेरे को पता है। अब सामने वाला व्यक्ति मर गया, उसका मोबाइल नहीं मिल रहा, अब फैक्ट मुझे ही पता है कि क्या बात हुई थी, तो उसका एविडेंस मैं ही दूंगा, वो 106 में आएगा। यह विशिष्ट ज्ञात तथ्य है कि कोई न्यायालय में आके कहता है कि ऐसा एक फैक्ट है और इस फैक्ट पे आप विश्वास करो, तो न्यायालय 103 में कहेगा कि भैया उस फैक्ट को साबित करने के लिए एविडेंस ला दे, मैं विश्वास कर लूं। 106 में कि कोई तथ्य सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता है, उसी की नॉलेज में है, तो वो ही साबित करेगा। ठीक है, तो वहां स्पेशल नॉलेज की बात हो रही है और यहां स्पेशल फैक्ट की बात हो रही है। ठीक है, 104 क्या कहता है, साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना है उसको साबित करने का बात, कि आप कहना चाहते हैं कि मैं मृत्युकालिक कथन पेश करना चाहता हूं। न्यायालय कहता है ठीक है, कोई इशू नहीं है, पेश कर दीजिए, सेक्शन 32 में मृत्युकालिक कथन अलाउ है, पर पहले यह साबित करो कि वो व्यक्ति मर गया है। आप उसका डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ, कोई किसी प्रकार का साक्ष्य कि वो व्यक्ति मर गया, ये साबित करो, तभी तो डाइंग डिक्लेरेशन पेश करने के आप हकदार होंगे। तो जो व्यक्ति एक तथ्य को पेश करना चाहता है और वो किसी दूसरे उस साक्ष्य को पेश करने से पहले कोई उसको दूसरा साक्ष्य पेश करना है, तो न्यायालय उसको कहेगा कि आप पहले वो तथ्य पेश करो जिसके आधार पर आप मृत्युकालिक कथन पेश करने के हकदार होते हैं। तो पहले उसका डेथ सर्टिफिकेट पेश करो, मृत्यु साबित करो, तभी आप मृत्युकालिक कथन पेश करेंगे। 105 में एक विशेष शब्द है प्रिजम्पशन का। यहां प्रिजम्पशन की बात कर रही है कि न्यायालय यह मानेगा कि अभियुक्त का मामला अपवाद के अंतर्गत नहीं आएगा, और अगर अभियुक्त कहता है कि उसका मामला किसी अपवाद के अंदर आता है, अपवाद कहां है, 76 to 106 होंगे आईपीसी के अंदर। ठीक है, तो जनरल एक्सेप्शन में उसका मामला आता है। अगर कोई अभियुक्त न्यायालय के समक्ष ये दावा करता है तो न्यायालय कहेगा कि भाई हम तो ये प्रिजम्पशन करते हैं, सेल्फ प्रिज्यूम यूज हो रहा होगा या न्यायालय का, ठीक है, कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत नहीं आता। अब आप साबित कीजिए कि आप कह रहे हो आपका मामला अपवादों के अंतर्गत आ रहा है, तो आप साबित करें। तो यहां उपधारणा करेगा सेल्फ प्रिज्यूम। न्यायालय हमेशा यह मानकर चलेगा कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत नहीं आता। डायरेक्ट पूछे क्या कि न्यायालय सेक्शन 105 के अंतर्गत अभियुक्त का मामला अपवाद के अंतर्गत नहीं आता, उपधारणा करेगा, उपधारणा कर सकेगा, निश्चायक सबूत मानेगा या
साबित ना साबित, विसंगत सुसंगत, कुछ भी पूछे ध्यान रखना 105 में उपधारणा करेगा सेल प्रिज्यूम शब्द यूज किया गया है। इंपॉर्टेंट बात है, हाईकोर्ट ऐसे ही छोटे पॉइंट पकड़ता है जब वो उसको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना होता है। ठीक है, 105 में हमने देख लिया उपधारणा करेगा, और अभियुक्त पर यह भार होता है कि वो साबित करे कि उसका मामला अपवादों में आता है। जैसे मैं कहता हूं मेरे से मर्डर हो गया, भाई उस दिन तो मैंने नशा कर रखा था, मत्ता की हालत में मैंने मर्डर कर दिया, या मैं विकृति चित्त था, तो साबित करो भाई, आप गंभीर और अचानक प्रकोपन में आ गए थे, इस बात को आपको साबित करना होगा। 106 कि जब कोई तथ्य स्पेशली किसी व्यक्ति की नॉलेज में था, स्पेशली किसी एक व्यक्ति की ही नॉलेज में था, तो उसी व्यक्ति को साबित करना होगा जिस व्यक्ति के वो ज्ञान में थी। जैसे मैं ट्रेन के अंदर बिना टिकट पकड़ा जाता हूं, तो मेरे पर ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। अब मेरे पास टिकट है या नहीं है, ये सिर्फ मेरी नॉलेज में मैंने टिकट लिया था या टिकट खो गया था, तो मुझे ही साबित करना पड़ेगा कि मैंने टिकट खरीदा था, मैंने ऑनलाइन पे किया था, या जब मैं टिकट खरीद रहा था तो विंडो पे वो व्यक्ति बैठा था, मैंने उससे पैसे भी भूल गया था, 50 रुपए वापस लेने में विंडो पे 50 रुपए आया था टिकट काउंटर पे। तो कुछ भी जो कुछ आपके पास टिकट था या नहीं था सिर्फ आपको पता है, क्योंकि रेलवे में लाखों लोग रोजाना यात्रा करते हैं, ये रेलवे वाले साबित नहीं करने बैठेंगे कि आपने टिकट लिया नहीं लिया। आपकी स्पेशल नॉलेज में था, आपने टिकट लिया नहीं लिया, साबित करने का भार आप पर ही है कि आपके पास टिकट था या नहीं था। ठीक है, 106 में स्पेशल नॉलेज, यहां पर एक लैटिन मैक्सिम यूज होती है, रेस इप्सा लिक्वेटर, है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं रेस इप्सा लेक्विटर। परिस्थितियों को ही प्रमाण मान लिया जाता है, जिस परिस्थितियों में आप मिलते हो उसी को प्रमाण मान लिया जाता है। एक कमरा है जिसमें कोई खिड़की नहीं है, गेट बाहर से ताला लगा हुआ है, ठीक है, और दो व्यक्ति थे, रात को सोए थे दोनों, राजी खुशी 12 बजे दोनों सोए थे, सुबह 5 बजे ताला खोल के देखा जाता है, एक व्यक्ति मरा हुआ पाया जाता है, उसके चाकू लगे हुए पेट में 4-5, तो वो दूसरा व्यक्ति ने अपराध किया होगा, ये परिस्थितियां मान के चलती है। अब उस कमरे के अंदर क्या हुआ, क्यों चाकू लगे, ये साबित करने के बाद उस दूसरे जीवित व्यक्ति पर ही है, क्योंकि वो कमरे के अंदर क्या हुआ वो विशेष तथ्य उसी व्यक्ति को ज्ञात है जो उस कमरे में उसके साथ अकेला था, क्योंकि बाहर से ताला लग रहा था, कोई दूसरा व्यक्ति आया नहीं, अंदर से भी कुंडी लगी होगी, जो भी परिस्थिति आ रही होगी, तो कोई फैक्ट परिस्थितियों को प्रमाण मान लिया जाता है। रेप इप्सा लिक्विटर का मतलब यही होता है, और 106 से जुड़ी हुई लैटिन मैक्सिम में पूछा हुआ प्रश्न है। 160 उत्तरजीविता के बारे में उपधारणा है कि कोई व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का बाद जिसका 30 वर्ष के अंदर जीवित होना ज्ञात है। अगर कोई व्यक्ति 30 वर्ष के अंदर जीवित था और कोई व्यक्ति आके कहता है वो तो मर गया है, तो जो व्यक्ति आकर ये कहता है कि वह मर गया है वही व्यक्ति साबित करेगा कि वह व्यक्ति मर गया है, नहीं तो न्यायालय तो ये मान के चलेगा कि 30 साल के भीतर जीवित था तो वो जीवित ही होगा। कोई मरने का कथन कर रहा है तो उस पर साबित करने की बात है। इसको कहते हैं उत्तरजीविता की उपधारणा। 108 मृत्यु की उपधारणा के बारे में बात करता है कि जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना है। तो जब प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति जीवित है या मर गया और यह साबित किया जाता है कि 7 वर्ष से उसके बारे में कुछ नहीं सुना है किन व्यक्तियों ने, यदि वह जीवित होता तो उसके बारे में स्वाभाविक रूप से किसी व्यक्ति ने सुना होता, तो यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जीवित है उस व्यक्ति पर होता है जो प्रतिज्ञात करता है कि वह व्यक्ति जीवित है। 7 वर्ष से किसी व्यक्ति के बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना, जो अगर वो जीवित होता तो जरूर उसके बारे में सुनते, तो न्यायालय उसकी सिविल डेथ मान के चलता है। 7 साल से किसी के बारे में नहीं सुना, उसकी सिविल डेथ हो जाती है। जैसे गुमशुदा होते हैं 7 साल बाद उनका डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है, सिविल डेथ मान ली जाती है। तो न्यायालय 108 में क्या मानकर चलता है, मृत्यु की उपधारणा करता है कि कोई व्यक्ति जीवित होता तो 7 साल के अंदर उसकी फैमिली या उससे जो रिलेटेड लोग हैं उन्होंने जरूर उसके बारे में कोई ना कोई व्यक्ति मिला होता, उससे उसको पता होता। तो अगर नहीं मिला तो उसकी मृत्यु हो गई, या मृत्यु की उपधारणा करके चलते हैं सिविल डेथ। यहाँ 107 को उत्तरजीवित की उपधारणा कहते हैं, 30 साल के अंदर जीवित है, और 108 को मृत्यु की उपधारणा अगर 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना उसके बारे में। 109 भूस्वामी
दो पार्टनर है किसी बिजनेस के, तो वो पार्टनर रहे होंगे, आप ये अवधारणा करके चलेंगे। एक किरायादार और मकान मालिक है, तो वो अभी भी उसी रूप में होंगे जिस रूप में आपने देखे। कोई मालिक है अभी करता है, उसी रूप में होंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि हमारी एक टेस्ट सीरीज कोलेब्रेशन चल रहा है कि शर्मा लॉ क्लासेज की तरफ से हमारी टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है। अब आपको मालूम है कि दो व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं, और कल को मैं कहता हूं कि नहीं नहीं हमारी तो शर्मा लॉ क्लासेज नहीं बना रही थी, हमने बीच टेस्ट सीरीज में उनसे वापस ले लिया था काम और अब दूसरी एजेंसी को दे दिया। तो आप तो ये मान रहे हो कि आपके सामने जो रूप पेश किया गया कि हाँ शर्मा लॉ क्लासेज बना रही है हमारे लिए टेस्ट सीरीज, तो आप तो उसी को सत्य मान के चल रहे हैं। अब अगर आप लोगों अगर हमारे बीच में रिश्ता नहीं रहा था, शर्मा लॉ क्लासेज से हमारा कॉन्टेक्ट टूट गया था, तो ये साबित करने का भार मेरे पर ही आएगा कि मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि हम पार्टनर नहीं रहे, किसी वजह से हमारा पार्टनरशिप टूट गया। तो 109 क्या कहता है कि किसी संबंधों के सातत्य की अवधारणा की बात करता है कि किसी के बीच कोई रिलेशन थे, तो रिलेशन लगातार चल रहे होंगे। कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलता है कि कोई कि मकान मालिक किराएदार था, आपने देखा था, तो अब भी मकान मालिक किराएदार होंगे। कोर्ट ये मान के चलता, आप कहते हैं कि अब किराएदार नहीं है, तो साबित करने का भार आप पर ही होता है। ठीक है, तो 101 से लेकर 114 तक आप प्रिजम्पशन नहीं पढ़ेंगे कि साबित करने का भार किस पर है, न्यायालय क्या प्रिजम्पशन करके चलता है। ठीक है, तो ये संबंधों के सातत्य का मतलब होता है लगातार संबंध बने हुए हैं, इसके बारे में अवधारणा जो कहता है कि अब ऐसे संबंध नहीं है, साबित करने का भार उसी पे होता है। 110 स्वामित्व के बारे में सबूत का भार, कि जिस व्यक्ति का कब्जा है वही स्वामी है, उसी की मालिक होने की अवधारणा कोर्ट मान के चलता है कि जिस व्यक्ति का पोजीशन है वही मालिक है। अब कोई कहता है कि जिसका पोजीशन है ये मालिक नहीं है, तो साबित करने का भार उस पर है जो उसको मालिक मानने से इंकार करता, प्रतिज्ञात कहता है कि यह व्यक्ति मालिक नहीं है, वो आकर सबूत दे दो कोर्ट में। हमेशा 10 में से 9 बार कब्जे को ही स्वामित्व माना जाता है। राम जन्मभूमि के केस में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कब्जे के आधार पर ही जजमेंट दिया था कि जब राम जन्मभूमि को 3 हिस्सों में बांटा जाए, 2 हिस्से हिंदू पक्ष को दिए जाए, 1 हिस्सा बाबरी मस्जिद वाले पक्ष को दिया जाए। ठीक है, तो 110 स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। 111 कहता है कि जहां पक्षकारों के बीच संव्यवहार में सद्भाव का प्रश्न था, 2 पक्षकार एक दूसरे के प्रति गुड फेट रखते थे और एक दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति में थे, तो वहां संव्यवहार का सद्भाव साबित करने का भार उसके पास होता है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। आपके और मेरे बीच में कोई रिलेशन है, ठीक है, हम एक दूसरे के प्रति सद्भाव रख रहे हैं, तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि हमारे बीच में सद्भाव रहा होगा और उस सद्भाव में वो रिलेशन चल रहा होगा। अब यहां पर अगर ऐसा सद्भाव नहीं रहा था, तो वहां साबित करने का भार, मैं गलत बोल गया, इसको दोबारा समझना कि 2 पक्षकारों के बीच में सद्भाव का प्रश्न है कि क्या हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति सद्भाव था और दोनों एक दूसरे पे सक्रिय रूप से विश्वास की स्थिति में थे। जैसे यहां पर एग्जाम्पल दे रखा है कि पिता पुत्र में अच्छा व्यवहार होता है, पिता पुत्र के प्रति सद्भाव रखता है, पुत्र पिता के प्रति रखता है, तो वहां जो डोमिनेंट पोजीशन में होता है, जैसे पिता हमारे बारे में सारे फैसला लेते हैं, तो अगर कोई पिता ने फैसला लिया कि पिता ने क्या किया, हमारी जो प्रॉपर्टी थी, हमारे नाम प्रॉपर्टी थी या हमारे नाम पे दादा जो एफडी करा के गए थे वो तोड़ के और उन्होंने हमारी एजुकेशन में लगा दी, तो अब न्यायालय के सामने ये वाद आता है कि इन्होंने हमारी एफडी तोड़वा के उसका दुरुपयोग किया, तो वहां न्यायालय के सामने ये साबित करने का भार कि उसके पिता ने सद्भाव में वो एफडी तोड़वाई थी, बच्चे की एजुकेशन के लिए जरूरी थी, पिता के ऊपर आता है, क्योंकि पिता डोमिनेंट पोजीशन में, सक्रिय विश्वास की स्थिति में कौन है, पिता है, जो आपकी इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होता है, डोमिनेंट पोजीशन में होता है, उस पर साबित करने का भार होता है, जहां पर गुड फेट का प्रश्न पैदा होता है। ये 111 कहती है। 111 ए कुछ अपराधों के बारे में अवधारणा, ठीक है, पंजाब के संबंध में जोड़ी गई थी कि कोई क्षेत्र ऐसा है जिसको विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया है, जहां डिस्टरबेंस चल रहा है लंबे समय से या 1 महीने से अधिक के समय से वहां लोक शांति में विघ्न हो रहा है, जैसे मणिपुर में पिछले 1.5 साल से हिंसा हो रही है 2 समुदाय के बीच में, तो ऐसा क्षेत्र जहां डिस्टरबेंस रहता है या जहां 1 महीने से ज्यादा से लोक शांति डिस्टर्ब चल रही है और वहां उस क्षेत्र में
सेना के किसी भी व्यक्ति पर हमला किया गया और आप उस क्षेत्र में उपस्थित पाए जाते हो, तो ये कोर्ट ये मान के चलेगा कि आपने वो अपराध में, जो सेना के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध जो अपराध हुए उसमें भाग लिया था। कोर्ट प्रिजम्पशन मान के चलता है। अभी इस धारा का कोई काम की चीज नहीं है, ठीक है, छोड़ सकते हो आप आराम से। 112 विवाहिक स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मज का सबूत है कि कोई व्यक्ति था, किसी व्यक्ति का जन्म कब हुआ, उसकी माता का और किसी अन्य पुरुष के साथ एक विधि मान्य विवाह था, उसके कायम रहते हुए, या डाइवोर्स हो गया था, विवाह डाइल्यूट हो गया था, विघटित हो गया था, उसके बाद उसकी माता के अविवाहित होने रहते हुए 280 दिन के अंदर हुआ था। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है, निश्चायक सबूत है कि जो पुरुष उसकी माता के साथ विवाहित था उसका वो धर्मज पुत्र है। धारा 112 पितृत्व को निर्धारित करती है कि पिता कौन है, ठीक है, पिता को निर्धारित करती है, माता को निर्धारित नहीं करती। तो धारा 112 पिता के पितृत्व के निर्धारण के संबंध में बनी हुई है कि पिता कौन था, इसको निर्धारित करती है। अब इसका एक अपवाद है कि पक्षकारों की पहुंच एक दूसरे से नहीं थी जब वो लेडीज प्रेग्नेंट हुई थी। इसको साबित करके आप इस निश्चायक सबूत का खंडन कर सकते हैं कि जब महिला प्रेग्नेंट हुई, महिला तो इंडिया में रहती थी और पुरुष पिछले 1 साल से विदेश रह रहा था, तो उस समय वो महिला, पुरुष तो विदेश था और महिला यहां थी, तो महिला कैसे प्रेग्नेंट हो गई। ये एक प्रिजम्पशन है जिसके आधार पे आप खारिज कर सकते हो, 112 के कंक्लूसिव प्रूफ को चैलेंज कर सकते हो, अन्य कोई सबूत इस पर चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। 112 के बाद 113 पर चर्चा करते हैं, राज्य क्षेत्र के अभ्यर्पण के सबूत, कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन जो क्षेत्र अभ्यर्पित कर दिए गए वो कंक्लूसिव प्रूफ है कि ऐसी तारीख से उनका विधि मान्य अभ्यर्पण हो गया था। जो क्षेत्र हमने दे दिए थे किसी देश को, एक उसके बारे में ये धारा प्रिजम्पशन करती है, ज्यादा काम की चीज नहीं है, आज के परिदृश्य में कोई काम की चीज नहीं है। 113 ये देखना, कोई विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है, कब कि विवाह से 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या कर ली जाती है, और आत्महत्या के लिए उसके पति ने या पति के किसी नातेदार ने उसको दुष्प्रेरित किया था, अबेटमेंट किया था, तो न्यायालय ये उपधारणा कर सकेगा। क्या कर सकेगा? उपधारणा में प्रिज्यूम। क्या करेगा न्यायालय? में प्रिज्यूम करेगा कि उस महिला को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया होगा। तो कोई महिला विवाह से 7 वर्ष के अंदर मर जाती है और उसके पति या पति के किसी नातेदार द्वारा उसको आत्महत्या, उसके साथ क्रूरता की गई थी जिस वजह से उसने आत्महत्या की, तो यह मान के चलेगा कोर्ट में प्रिज्यूम करके चलेगा कि उसको आत्महत्या करने के लिए उसके पति या नातेदार ने अभिप्रेरित या दुष्प्रेरित किया हो, ठीक है। 113 ए में प्रिज्यूम है, हेडिंग है विवाह से 7 वर्ष के भीतर है, और चौथी बात याद रखना कि ये 25 दिसंबर 1983 से जुड़ी थी, 25 दिसंबर 1983 से जुड़ी थी। फिर 113 बी दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा करेगा। क्या उपधारणा करेगा? कि कोई किसी महिला की मृत्यु ऐसे समय पे होती है जब उससे दहेज की मांग की गई थी और या दहेज के संबंध में उस महिला के साथ क्रूरता की गई थी, उसको तंग किया गया था। तो कोई महिला की दहेज की मांग और मृत्यु के बीच में निकट संबंध है तो वह न्यायालय सेल प्रिज्यूम उपधारणा करेगा कि ऐसी महिला की दोहरी डेथ हुई है, दहेज के लिए मृत्यु कारित की गई है, ये प्रिजम्पशन करके चलेगा। तो जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी महिला को की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि महिला से दहेज की कोई डिमांड की गई थी और या दहेज के संबंध में कोई क्रूरता की गई थी जिसके कारण जिसके तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु होगी 1-2 दिनों में, तो मृत्यु और दहेज की मांग के बीच में निकट संबंध है, तो वहां न्यायालय सेल प्रिज्यूम मान के चलेगा कि उसको दहेज मृत्यु
की कारित की गई थी और ये 1986 से जुड़ी थी 113 बी। तो सेल प्रिज्यूम शब्द यूज हुआ है, उपधारणा करेगा। 113 बी की हेडिंग याद रखना, दहेज की मांग और मृत्यु में निकट संबंध होना चाहिए। और 19 नवंबर 1986 से यह धारा जुड़ी थी, 19 नवंबर 1986 से यह धारा एड हुई थी। 114 कहीं प्रिजम्पशन की बात करता है कि न्यायालय कहीं तथ्यों के अस्तित्व के बारे में प्रिज्यूम उपधारणा कर सकेगा। क्या करेगा उपधारणा? कि जैसे न्यायालय किसी तथ्य के अस्तित्व के बारे में उपधारित कर सकेगा कि कोई विशिष्ट मामले में तथ्य या तो प्राकृतिक घटनाओं के अनुसार हुए थे, मानवीय आचरण के अनुसार हुए थे, या लोक या प्राइवेट कारोबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रिजम्पशन कर सकता है। वो प्रिजम्पशन नीचे बताइए कि चुराए हुए माल के चोरी के तुरंत बाद किसी व्यक्ति का पोजीशन है तो कोर्ट मान के चलेगा कि या तो वो व्यक्ति चोर है या अपने ये माल चोरी का जानते हुए भी प्राप्त किया। इसके अपवाद बता रखे कि वो कह सकता है कि मेरा काम धंधा, रोजाना पैसे आते, मुझे पता नहीं था ये चोरी के पैसे, मैंने ले लिए। ये सुनार है, सुनार कहते मेरे पास गहने बिकने आते हैं, मैंने ले लिए, कोई सुनिए। सह अपराधी विश्वास के अयोग्य होता है जब तक कि उस समय की परिस्थितियों से उसकी कंफर्मेशन नहीं कर ली जाती। ये सुरक्षा का नियम है, या इसको आप कह सकते हैं कि ये सतर्कता बरतने का नियम है कि जब भी आप सह अपराधी का साक्ष्य लेते हैं तो आप उस पर डायरेक्ट विश्वास नहीं करें, आसपास के कोई एविडेंस के द्वारा उसके साक्ष्य को कोरोबरेट कर लें, उसके बाद ही उसके साक्ष्य पर विश्वास करके उसको काम में ले। 113 बी के साथ सेक्शन 133 का डिस्प्यूट बताते हैं। डिस्प्यूट है नहीं, एक बार मेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, तब से इसको अलग रूप में पेश किया जाता है। 133 बताता है कि सह अपराधी साक्ष्य देने के लिए कंपिटेंट होता है और अकेले को एक्यूज के एविडेंस के आधार पर किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जा सकता है। 114 बी क्या कहता है कि न्यायालय ये मान के चलेगा कि सह अपराधी विश्वास के योग्य नहीं होता, जब भी उसका कोई एविडेंस लेगा तो देख लेगा कि आसपास के तथ्य हैं जो उस मामले में हैं वो क्या सह अपराधी के साक्ष्य का संपुष्टि कर रहे हैं या नहीं। केवल सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध करने से पहले वो सुरक्षा अपनाएगा कि क्या आसपास के तथ्य उस सह अपराधी के साक्ष्य से मेच खा रहे हैं या नहीं। इसी प्रकार की कई प्रिजम्पशन है। ये प्रिजम्पशन दोनों के नीचे की 2-3 प्रिजम्पशन ध्यान रखना, ये विशेष रूप से पूछी जाती है। ठीक है, जय, छह और जय वाले। आगे बढ़े। 114 है बलात्संग के मामले में कतिपय अभियोजन में सम्मति न होने के बारे में उपधारणा। एक केस आया था तुकाराम महाराष्ट्र राज्य का केस, जिसको बोला जाता है मथुरा रेप केस। तुकाराम वर्सेज महाराष्ट्र राज्य का केस। यह केस था 1982 का, जिसको मथुरा केस भी बोला जाता है। मथुरा के एक थाने में पीड़िता आई, बलात्कार की पीड़िता थी। वो रिपोर्ट लिखाने आए और थानेदार और पुलिस वालों ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप कर दिया। कोर्ट में जब वो मामला चला उस महिला के गैंग रेप का, तो उन्होंने कह दिया सारों ने मिलकर कि महिला की सहमति थी, उसके सहमति से हमने उसके साथ सेक्स किया। तो इसके बाद जो जजमेंट आया तुकाराम महाराष्ट्र राज्य का मथुरा केस में, इसके बाद 1983 में यह धारा जोड़ी गई और इस धारा में यह एक उपधारणा जोड़ दी गई कि आईपीसी में 376 के जो अपराध है वहां अभियोजन चल रहा रेप के लिए, तो क्या अभियुक्त व्यक्ति ने मैथुन किया था किसी व्यक्ति के साथ, और यह प्रश्न है कि क्या उस स्त्री ने उस बलात्संग के लिए सम्मति दी थी या उस स्त्री की सम्मति से किया गया था या नहीं। तो और महिला आकर कोर्ट में कहती है कि उसने कंसेंट नहीं दी थी, तो न्यायालय सेल्फ प्रिज्यूम मान के चलेगा कि उस महिला ने सम्मति नहीं दी थी। तो यहां सेल्फ प्रिज्यूम प्रिजम्पशन बना दी और जिन लोगों ने रेप किया उनके ऊपर एविडेंस लाने का बाहर आ गया कि हम तो ये मान के चलेंगे महिला ने एक बार कोर्ट में कह दिया कि मैंने रेप करने के लिए, सेक्स करने के लिए सम्मति नहीं दी थी,
अब आप अभियुक्त के ऊपर यह भार है वो साबित करे कि उस महिला ने सहमति दी थी। तो यहां सेल प्रिज्यूम है 114A में पीड़िता के पक्ष में कि उस पीड़िता ने अगर कहा है कि सम्मति नहीं दी थी तो कोर्ट सेल प्रिज्यूम मान के चलेगा कि उस महिला ने सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए सहमति नहीं दी थी। ठीक है, 1983 से जुड़ी थी मथुरा रेप केस। इसकी पूछी जाती है किस केस के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह धारा जोड़ी गई, तो तुकाराम महाराष्ट्र राज्य का केस याद रखना। 115 विबंध का सिद्धांत है, पूरे विबंध को स्पेशल रूप से सिविल मामलों में ही लागू होता है। किस मामले में लागू होता है विबंध? केवल सिविल मामलों में। विबंध के 3 प्रकार हैं, ठीक है, पूछेगा नहीं 3 प्रकार कौन से हैं। इसका चैप्टर पूछा जाता है कि विबंध किस चैप्टर में है, अध्याय 8 में। इसका चैप्टर पूछा हुआ है कि अध्याय 8 किससे संबंधित है या विबंध किस चैप्टर में है, तो ये चैप्टर 8 में है। ठीक है, उसके बाद इस पर केस आते हैं। पिकार्ड सीयर्स का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, केस काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं कुछ केस बोल देता हूं क्योंकि आपसे कटवा सकता है ऑप्शन में कि विबंध से संबंधित इंपॉर्टेंट केस कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पिकार्ड सीयर्स का केस एक शरत चंद्र दे वर्सेज गोपाल साहा का केस है। बनवारी लाल सुदर्शन का केस है, बनवारी लाल वर्सेज सुदर्शन का केस है। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का केस है। ये कुछ लीडिंग केस है। सुखदेव सिंह यूनियन ऑफ इंडिया भी है। एक लैटिन मैगजीन भी काम आती है यहाँ, एलिजेंस कंट्रारिया नोनेफ्ट ऑडियंस, जो परस्पर विरोधी बातें करते हैं उनको नहीं सुना जाना चाहिए। ठीक है, वचनात्मक विबंध पर शरद चंद्र केस दे का लीडिंग केस रहा है। तो आप ये कुछ केस याद रख लेना, जितने भी मेरे मुंह से बोले उनको एक साथ लिख लो बस। कि सुदर्शन का केस है, श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का केस है, शरद चंद्र दे का केस है। ठीक है, और पिकार्ड सीयर्स का केस है। पिकार्ड सीयर्स का केस लीडिंग केस माना जाता है। इस पर फोरेन का केस है। 115 के बाद 116 17 को छोड़ देना, कोई काम की चीज नहीं है। हेडिंग देख लेना 116 17 की। 118 साक्ष्य कौन दे सकेगा? गधा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये साक्ष्य नहीं दे सकते। कौन दे सकता है? सभी व्यक्ति साक्ष्य देने में सक्षम है जो न्यायालय के द्वारा पूछे गए प्रश्न को समझने में और उसका युक्त उत्तर देने में समर्थ है, वह सब साक्ष्य दे सकते हैं। जैसे न्यायालय ने पूछा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है और सामने वाला उत्तर दे देता है कि नरेंद्र मोदी है, तो वो समझ जाएगा। न्यायालय ने पूछा आपका नाम क्या है, उसने जवाब दे दिया, न्यायालय समझ जाएगा कि हाँ। तो उससे पूछा आपका गांव का नाम क्या, उसने जवाब दे दिया, मतलब वो प्रश्नों को समझ रहा है, उसका युक्त उत्तर दे सकता है। अब वो साक्ष्य देने में समर्थ है। पर न्यायालय ने पूछा कि आपके पापा का नाम क्या है और वो बता रहा है मेरे पापा का नाम सुबह से रोटी नहीं खाई है, ऐसी बात कर रहा। पापा का नाम पूछ रहे और जवाब देता सुबह से रोटी नहीं खाई है और मेरी मम्मी तो मेरे को स्कूल ही नहीं जाने देती। मतलब पूछ क्या रहे हो और उत्तर क्या दे रहा है, तो ये मतलब क्वेश्चन का युक्त आंसर नहीं है। तो जो भी व्यक्ति क्वेश्चन का युक्त आंसर दे सकता है वो सब कॉम्पिटेंट है, चाहे छोटा बच्चा हो, कोमल वयस छोटा बच्चा, अधिवार्धक्य, बहुत बूढ़ा शरीर, मन या शरीर के कोई रोग से ग्रसित है, पागल व्यक्ति है, तो साक्ष्य देने में अक्षम नहीं है। यदि वो प्रश्नों को समझता है उसका उत्तर दे सकता है। दूसरी चीज, यहां एक जड़ व्यक्ति आता है। जड़ व्यक्ति होता है अनसाउंड माइंड का, जिसमें बिल्कुल भी आईक्यू नहीं होती, 0% आईक्यू होती है, 0 आईक्यू होती है, उसको बोला जाता है जड़ व्यक्ति। तो जहां जड़ व्यक्ति आ जाए, विक्षिप्त व्यक्ति आ जाए और बाकी सारे साक्ष्य देने में समर्थ लगे आपको, तो वहां विकसित व्यक्ति साक्ष्य देने में असमर्थ होता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, हालांकि कभी कभी डिलीट भी कर देते हैं, कभी नहीं करते। तो मैं एक बेटर ऑप्शन आपको सजेस्ट कर रहा हूं। जैसे मैंने कल अनुश्रुत साक्ष्य के अपवाद में बताया था कि आप एक सेक्शन 45 को इसका अपवाद नहीं माने, राजस्थान में ऐसा हुआ है। कोई साक्ष्य मौखिक साक्ष्य देने में असमर्थ है, कोई बोल नहीं सकता, नहीं दे सकता, तो भैया चिन्हों द्वारा समझा दे, लिख के समझा दे, कोई साइन के द्वारा समझा दे। और अगर वो लिखकर या चिन्हों द्वारा समझाता है तो उसका साक्ष्य मौखिक साक्ष्य ही माना जाएगा। ये पूछा जाता है कि जब किसी ने धारा 119 के अंतर्गत कोई
मूक साक्षी था, जो बोल नहीं सकता था, उसने अपना साक्ष्य लिख कर दिया तो ऐसा साक्ष्य माना जाएगा, तो ऐसा साक्ष्य मौखिक ही माना जाएगा। 119 में कोई भी साक्ष्य होता है उसको मूक साक्षी बोला जाता है। 119 में क्या हो, जो भी साक्षी होगा उसको क्या कहेंगे, मूक साक्षी। मूक साक्षी जो बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता तो वो संकेतों के द्वारा, लिखकर या चिन्हों के द्वारा किसी भी प्रकार से अपना साक्ष्य देता है, उस साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य समझा जाता है। और ऐसा मौखिक साक्ष्य लिखने से पहले वीडियो फिल्म वगैरह तैयार की जाती है। आगे बात करते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि हमें अभी काफी पढ़ना, 167 तक जाना है। सिविल वादों में पक्षकार, उनके पति पत्नी, क्रिमिनल मामलों में व्यक्ति और उसका पति पत्नी, सब कंपिटेंट साक्षी होता है, कोई खास बात नहीं है, हेडिंग से क्लियर हो रहा है। 121 न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट एज ए सिविल पर्सन, उन्होंने जो कोर्ट की कार्रवाई में देखा, उनके सामने घटित हुआ, उसका साक्ष्य दे सकते हैं। समझना दोबारा 121 क्या कहती है कि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट एज ए सिविल पर्सन, कि अगर वो जज होने के नाते वहां नहीं बैठे होते, कोई जनरल व्यक्ति होने के नाते कोर्ट में बैठे होते, कार्रवाई देख रहे होते, तब भी उनके सामने कोई घटना घटित होती और वो उसका साक्ष्य दे सकते थे, तो ऐसे व्यक्ति न्यायाधीश होते हुए भी उस बात का साक्ष्य दे सकेंगे। पर जो बात न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को उस पद पर बैठने के कारण उनकी ध्यान में आया है, उनकी नॉलेज में आया, उनको पता चला, उस बात का साक्ष्य नहीं दे सकते। जैसे वो कोर्ट में बैठे थे और कोर्ट के अंदर किसी व्यक्ति ने दूसरे को चाकू मार दिया, तो न्यायाधीश ने यह बात देखी और कोर्ट में बैठे 10-15 अदर व्यक्ति ने भी देखी, तो अदर व्यक्ति उसका एविडेंस दे सकते हैं, तो न्यायाधीश भी उस मामले में एविडेंस दे सकता है कि ए व्यक्ति ने बी को चाकू मारा। पर कोई बात है जो न्यायाधीश को उसकी फाइल में देखने के नाते पता लगी, उसको फाइल में देख के पता लगी कि ये व्यक्ति तो पहले भी 3 मर्डर कर चुका है, या इस व्यक्ति का कैरेक्टर खराब है, या इसकी सिविल रिपोर्ट खराब है, तो वो उस बात का साक्ष्य देने के नाते किसी कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता जो उसको एज ए मजिस्ट्रेट नॉलेज में आई। अगर वो व्यक्ति उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट नहीं होता, उसकी नॉलेज में वो बात नहीं आती, तो उसका साक्ष्य देने के लिए कभी भी बुलाया नहीं जाएगा। केवल एक ही परिस्थिति में बुला सकते हैं, विशेष न्यायालय, जो उसके ऊपर का कोई भी न्यायालय है, उस न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय नहीं बुलाया जाएगा, वो विशेष आदेश देता है तो बुला लिया जाएगा। ये दृष्टांत पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी बात, मैंने आपको लाइन में समझा दी। 122 कि विवाहिक स्थिति के दौरान आपने जो भी सूचना दी उसको यहां सिक्योर किया गया कि उसके बारे में ना तो कोई साक्ष्य दिया जाएगा, और कोई महिला साक्ष्य देने भी कोर्ट में आ गई या पुरुष भी साक्ष्य देने कोर्ट में आ गया तो भले ही वो चिल्ला के कोर्ट में बता दे, कोर्ट उसको अनुज्ञात नहीं करेगा, एज एविडेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कोई व्यक्ति विवाहित है या विवाहित रह चुका है और विवाहित स्थिति में रहने के दौरान उसने कोई सूचना अपनी पत्नी को दी थी, उस सूचना को देने के लिए ना तो किसी व्यक्ति को विवश किया जाएगा कि तेरे पति ने तेरे को क्या बताया था, इसके लिए पत्नी को विवश नहीं करेंगे या पति को विवश नहीं करेंगे कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें क्या बताया था, और नहीं ऐसी संसूचना को प्रकट करने के लिए उसको अनुज्ञात किया जाएगा। बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। अगर वो कहे कि मैं तो अब सब कुछ बता दूंगी, मुझे मतलब नहीं है मेरे पति से, तब भी उसको कोर्ट अलाउ नहीं करेगा कि आप इस मामले में साक्ष्य दे सकते हो। तो ना तो साक्ष्य देने के लिए विवश कर सकते हो, नहीं अनुज्ञात कर सकते हो। 3 कंडीशन में कि जब दोनों पक्षकार ही सम्मत हो जाते हैं कि दे दो, कोई इशू नहीं, पति कह देता है देने दो पत्नी को, कोई इशू नहीं है, या फिर उन दोनों के बीच में क्रिमिनल कार्रवाइयां चल रही है, या दोनों ने एक दूसरे के साथ मारपीट कर ली, या तो उनके बीच में कोई तलाक की कार्रवाइयां चल रही है, या दोनों ने एक दूसरे के साथ अपराध कर लिया, तो फिर वहां सब साक्ष्य दे सकते हैं कि ये मेरे साथ मारपीट करता था, इसका तो किसी और महिला के साथ भी अफेयर रहा था। वो सारे साक्ष्य 122 में अलाउ हुए। 3 अपवादों को ध्यान रखना, बाकी मामलों में साक्ष्य नहीं दे सकते। ठीक है। 123 राज्य के कार्यकलाप के बारे में साक्ष्य। तो राज्य के कार्यकलाप से संबंधित कोई अप्रकाशित साक्ष्य के अभिलेख है जिनको रिकॉर्ड को प्रकाशित नहीं किया गया, तो उसके साक्ष्य को कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। एक ही बार अलाउ कर सकता है जब जिस विभाग का वो डॉक्यूमेंट है उसके प्रमुख ऑफिसर की अनुज्ञा से अगर उसको कोर्ट में रखा जा रहा है तो अलाउ कर देगा, अन्यथा नहीं करेगा। ऑफिशियल कम्युनिकेशन है कि एज ए सरकारी डिपार्टमेंट में पब्लिक ऑफिसर होने के नाते एक पब्लिक ऑफिसर ने दूसरे पब्लिक ऑफिसर को कोई
कम्युनिकेशन दी, शासकीय कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कोई सूचना दी, तो उसके बारे में साक्ष्य देने के लिए अगर ऑफिसर को लगता है कि इसके प्रकटन से लोक हित को हानि होगी, पब्लिक इंटरेस्ट को लॉस होगा, तो उसको प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। 124 उसको सिक्योर करती है। शासकीय संसूचना के नाम से इसकी हेडिंग ज्यादा पूछी जाती है, ध्यान रखना। 125 अपराधों के करने के बारे में जानकारी कहां से मिली? मजिस्ट्रेट स्व ज्ञान के आधार पर संज्ञान लेता है 190 में, तो उसको सूचना किसने दी? पुलिस ऑफिसर को अपराध की सूचना कहां मिली? किसी राजस्व ऑफिसर को रेवेन्यू चोरी की सूचना कहां मिली? इसके बारे में मुखबिर जो सूचना देता है उस मुखबिर का नाम प्रकट करने के लिए विवश नहीं करेंगे। तो 125 मुखबिर को सेव करती है, मुखबिर को यहां पर सुरक्षा दी गई है। 126 वृत्तिक संसूचनाएं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। क्या होता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को? कि अटर्नी, प्लीडर, वकील को आपने कोई सूचना दी, किस नाते? कक्षीकार के नाते, कि आप क्या थे, अपना कोई मामला लेके गए, आपको बैरिस्टर, अटर्नी, प्लीडर, वकील को सारा मामला बताना पड़ता है, वो कुछ बातें पूछता है वो भी बताना पड़ता है। तो आपने अपने वकील को जो भी बताया वो सब साक्ष्य देने के लिए बैरिस्टर, प्लीडर, अटर्नी, वकील इनको बैन कर दिया गया, आप साक्ष्य देंगे नहीं। और इस धारा को पूछा जाता है या तो हेडिंग के रूप में, या पूछा जाता है कि 126 में किसके अधिकार हैं? तो ये कक्षीकार के विशेष अधिकार हैं। मुवक्किल बोलते हैं जिसको, विशेष अधिकार। मैं कोई केस लेकर वकील के पास गया तो मेरे राइट से 126 के अंदर, फिर 126 के बाद आप 127 देखोगे कि जो बात वकील कोर्ट के सामने आके नहीं कह सकता, 126 जिसको मना करती है, तो वकील के लिपिक सेवक को भी यह बात लागू होगी। ये 127 कहती है कि जो बात प्लीडर, बैरिस्टर, अटर्नी, वकील को 126 में लागू होती है वो लिपिक और सेवक को लागू होगी, और दुभाषियों को भी लागू होगी, जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, इंटरप्रिटेटर करते हैं, उनको भी ये बात लागू होगी। 128 कि अगर उस प्लीडर वकील को जिसको 126 में साक्ष्य देने के लिए मना किया है, अगर उसको वकील एज ए विटनेस साक्ष्य देने के लिए कोर्ट में बुला लिया जाए, तो क्या वो 126 का जो विशेष अधिकार कक्षीकार का है वो खत्म हो जाता है? नहीं, जब तक कक्षीकार खुद वकील साहब से आके वही प्रश्न ना कर ले जो उसने सूचना देकर बताई थी कि क्या वकील साहब मैंने आपको ये नहीं बताया था कि मैंने वो जमीन फोर्जरी से प्राप्त की थी, फ्रॉड करके प्राप्त की थी, तब वकील साहब जवाब देंगे कि हाँ आपने बताया था। अन्यथा वकील साहब एज ए विटनेस भले ही कोर्ट में आ जाओ, जब तक उनसे वो प्रश्न स्वयं कक्षीकार द्वारा नहीं पूछे जाते तब तक 126 के प्रिविलेज लागू रहते हैं। 129 विधि सलाहकारों की गोपनीय संसूचनाएं। किसी विधि सलाहकार ने आपको क्या संसूचना दी, इसको बताने के लिए आपको कोर्ट बाध्य नहीं करेगा, पर अगर वो जो आपको सलाह दी है वो सलाह कोर्ट को समझ में नहीं आ रही तो वो विधिक सलाहकार को बुला सकता है कि आपने जो सलाह इनको दी है क्या आप उसको स्पष्ट करके बता सकते हैं। ये नहीं पूछा जाता, हेडिंग पूछी जाती है 129 को, डायरेक्ट समझ लो। ना तो ये मेंस में पूछा जाता है, ना प्री में, सिर्फ हेडिंग पूछी जाती है, उतना सा देख लेना। जो साक्षी पक्षकार नहीं है उनके हक विलेखों को पेश किया जाना कोई काम की धारा नहीं है प्री के हिसाब से, 131 छोड़ देना। 132 को देख लेना कि इस आधार पर कि प्रश्न का उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा। कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने से सम्य नहीं होगा, उसको एविडेंस देना ही पड़ेगा। इस आधार पर वो साक्ष्य देने से इनकार नहीं कर सकता, ज्यादा काम की चीज नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। 133 सह अपराधी कंपिटेंट विटनेस होता है, अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होता है। कहां 315 में भी हमने देखा है, सीआरपीसी में वो भी इसको अलाउ करती है, और यहां बता रहे हैं कि वो कंपिटेंट विटनेस होता है और कोई भी जो कन्विक्शन है इस आधार पर इलीगल नहीं होगी कि वो केवल सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर दी है। ठीक है, बाकी प्रिवेंटिव लॉ कहता है कि आप हमेशा
जब भी सह अपराधी का साक्ष्य ले रहे हैं तो सुरक्षा बढ़ती है, क्योंकि सह अपराधी अपराध में भाग लेके आया था, हो सकता है कि वो आपको भ्रमित करके और गलत फैक्ट बता दे, इसलिए वहां सुरक्षा का नियम लागू होता है कि ऐसे मामलों में बचना चाहिए, न्यायाधीश को संपुष्टि कर लेनी चाहिए। 134 कितने लोग साक्ष्य देने के लिए बुलाना हो सके, तो कोई फिक्स संख्या नहीं है, केवल एक साक्ष्य के आधार पर भी सजा की जा सकती है और 100 साक्षी भी सजा करवाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। तो साक्ष्य को तोला जाए, ना कि साक्षियों को काउंट किया जाए। वेटेज देखो कि क्या एक ही साक्षी का साक्ष्य कितना वेटेज रखता है। एक ही व्यक्ति था, मृत्युकालिक कथन था, उस मृत्युकालिक कथन के आधार पर भी सजा की जा सकती है। 134 135 साक्षियों को कैसे पेश करेंगे, तो साक्षियों को पेश करना और परीक्षा का क्रम या तो सीपीसी सीआरपीसी के अधीन या ऐसी कोई विधि में कोई प्रोविजन नहीं है तो न्यायालय के विवेक द्वारा तय होगा। सीपीसी बताती है, सीआरपीसी बताती है, सीआरपीसी कहते हैं पहले अभियोजन साक्ष्य होगा, सीपीसी कहता है पहले वादी का साक्ष्य होगा। तो उसके अनुसार अगर नहीं बता रखा, न्यायालय अपने विवेक से तय कर लेगा किसका साक्ष्य पहले होगा। साक्ष्य के ग्रहण करने के बारे में न्यायालय विनिश्चय करेगा कि कौन सा साक्ष्य ग्राह्य है, कौन सा नहीं है। आप यहाँ प्रोविजन, एक तो 136 में एक वाक्य आता है कि सुसंगतता और ग्राह्यता न तो समानार्थी है न ही समविपरीत है, कि न तो सुसंगतता और ग्राह्यता दोनों एक समान नहीं है और ना ही एक दूसरे का रिलेवेंट फैक्ट है, क्योंकि आप देखोगे कि कहीं सुसंगत तथ्य होते हैं वो ग्राह्य नहीं होते। जैसे 121 से 131 वाले तथ्य सुसंगत है, जैसे पत्नी ने पति को जो बात बताई या पति ने पत्नी को जो बात बताई वो रिलेवेंट तो है पर वो ग्राह्य नहीं है, और कहीं तथ्य ग्राह्य होते हैं पर वो सुसंगत नहीं होते। जैसे आप पिलियो पहली भी देख लो, सुसंगत नहीं है, उनकी कोई रिलेवेंसी नहीं। जैसे आप वो ग्राह्य होते हैं पर सुसंगत नहीं होते, तो आप एक कौन सा ऐसा फैक्ट है जो ग्राह्य होता है और सुसंगत नहीं होता, ध्यान नहीं आ रहा मेरे, ठीक है, देख लेना एक बार। तो न्यायालय साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में विनिश्चय करेगा। न्यायालय की पावर है कि कौन सा साक्ष्य उसको एडमिट करना है, कौन सा साक्ष्य को एडमिट करने से इनकार कर देगा। कोई एक साक्ष्य दूसरे से जुड़ा हुआ है तो न्यायाधीश कह सकता है कि पहले ये साक्ष्य पेश करो, बाद में वो पेश करो। तो न्यायालय को विश्वास है कि बाद वाला साक्ष्य अगर पहले पेश कर दिया गया तो जिस साक्ष्य पर यह डिपेंड है वो भी पेश कर दिया जाएगा। तो न्यायालय खुद तय कर लेगा कौन सा साक्ष्य पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है और किसको ग्राह्य करना है, किसको नहीं। तो साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में विनिश्चय न्यायाधीश के द्वारा या न्यायालय के द्वारा किया जाता है। मुख्य परीक्षा सबसे पहले होती है। जो पक्षकार किसी विटनेस को बुलाता है वो उसका चीफ एग्जामिनेशन लेता है। सामने वाला प्रतिपक्षी का वकील उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में जो फैक्ट निकल के आते हैं उन फैक्टों को वापस रिस्टोर करने के लिए, या मुख्य परीक्षा में जो साक्ष्य आए थे वो जो क्रॉस एग्जाम में विखंडित हो गए या डिस्टर्ब हो गए, उनको वापस स्टेब्लिश करने के लिए री एग्जामिनेशन होता है। तो मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा बुलाने वाले व्यक्ति द्वारा की जाती है, ठीक है, बुलाने वाले व्यक्ति द्वारा। तो जो बुलाता है उस बुलाने वाले व्यक्ति के द्वारा ये दोनों एग्जामिनेशन होते हैं। और री क्रॉस एग्जामिनेशन है वो सामने वाले पक्षकार द्वारा किया जाता है। 138 परीक्षा का क्रम क्या होगा, सबसे पहले मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद प्रति परीक्षा होगी, उसके बाद पुनः परीक्षा होगी। ये इनका सीक्वेंस है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेना 138 से 143 एक एक लाइन की, पर यहां से क्वेश्चन आ जाता है। 139 किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए किसी व्यक्ति को समन किया गया है तो उसकी प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती। तो कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को दस्तावेज की पेश करने के लिए समन किया है, तो केवल दस्तावेज पेश करने के लिए समन किया है तो उसकी प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती जब तक उसको साक्षी के तौर पे न्यायालय में नहीं बुलाया। कोई व्यक्ति था, जैसे 10वीं के मार्कशीट किसी स्कूल से मंगवाई,
स्कूल का कोई एलडीसी वो डॉक्यूमेंट पेश करने कोर्ट में आ गया, तो आप एलडीसी की प्रति परीक्षा नहीं कर सकते कि यह जन्म तिथि है, सही है, नहीं है। वो डॉक्यूमेंट पेश करने आया, उसके क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगी जब तक कि आपने उस व्यक्ति को विटनेस के रूप में नहीं बुलाया। आपने कहा कि एलडीसी विटनेस के रूप में आए और उसका सर्टिफिकेट भी लेके आए। अब विटनेस के रूप में आपने बुलाया है तो उसकी प्रति परीक्षा की जा सकती है। ठीक है, दस्तावेज पेश करने वाले व्यक्ति की प्रति परीक्षा नहीं होगी जब तक कि उसको एज ए विटनेस कोर्ट में नहीं बुलाया गया। पर कोई करेक्टर का साक्ष्य देने आया है कि वह व्यक्ति तो बहुत अच्छे करेक्टर का है, तो उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन की जा सकती है, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के करेक्टर का साक्ष्य देने आया। 141 लीडिंग पर्सन। लीडिंग पर्सन वो होते हैं जो किसी उत्तर को बताते व्यक्त करते हैं। जैसे मैं आपका नाम पूछता हूं, क्या आपका नाम रमेश नहीं है, तो आप कहोगे हाँ सर मेरा नाम रमेश ही है, तो ये लीडिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में उत्तर को इंडिकेट कर दिया। वो क्वेश्चन जो उत्तर को इंडिकेट करते हैं वो कहलाते हैं लीडिंग क्वेश्चन। कब पूछना चाहिए, कब नहीं पूछना चाहिए, तो लीडिंग क्वेश्चन को मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा, चीफ एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाने चाहिए न्यायालय की अनुज्ञा के बिना। तो कहां पूछे जा सकते हैं, तो केवल और केवल प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, 143 बताती है। पर आप मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में पूछ रहे हो और सामने वाला पक्षकार ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है तो पूछ सकते हो, पर सामने वाले पक्षकार ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो फिर न्यायालय की अनुज्ञा से आप ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो। 144 लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य, कि अगर कोई सब्जेक्ट था, कोई व्यक्ति था, उसको वो परीक्षाधीन था, उससे पूछा गया कि जो संविदा अनुवादान संपत्ति का अन्य वर्णन है, क्या उसको किसी दस्तावेज में लिखा नहीं गया था, वो कहता हाँ लिखा गया था, तो फिर वो प्रतिपक्षी आक्षेप कर देगा कि वो दस्तावेज लेके आओ, दस्तावेज के द्वारा ही आप वो दस्तावेज पेश करो, उसी से साबित करो। जब उस बात को दस्तावेज में लिखा गया था तो आप उसको दस्तावेज से ही साबित करो। जब तक कि आप ये साबित नहीं कर देते कि वो दस्तावेज अब खो गया है और इस कारण मैं द्वितीयक साक्ष्य देने का हकदार हूं, द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत मैं दस्तावेज की अंतर्वस्तु का मौखिक साक्ष्य देना चाहता हूं। तो 144 कहता है कि द्वितीयक साक्ष्य का हक प्राप्त, द्वितीयक साक्ष्य देने का हक प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आप मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकते, उस दस्तावेज को स्वयं कोई पेश करना होगा 144 के अंतर्गत। अगर कोई बात दस्तावेज में आपने लेखबद्ध करी थी, उसका मौखिक एविडेंस 144 देने से मना करता है। 145 कि आपने कोई लेखबद्ध कर लिए थे, पूर्व में कोई कथन लेखबद्ध कर लिए थे, जैसे 161 के कथन थे, आपके कथन लेखबद्ध कर लिए गए थे, तो उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन की जा रही है। तो किसी साक्षी के पूर्ववर्ती कथनों के बारे में जो लिखित किए थे, लेखबद्ध किए थे और प्रसंगत बातों से सुसंगत है, तो उसको बिना दिखाए ऐसे लेख को साबित किए बिना उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकेगा, और उसने जो वर्तमान में बयान दिया उसका खंडन करने के प्रयोजन से पूर्ववर्ती बयानों को काम में ले लिया जाएगा। तो 145 पूर्ववर्ती कथनों के बारे में क्रॉस एग्जामिनेशन की जा सकती है और खंडन करने के उद्देश्य से आप पूर्ववर्ती कथनों को काम ले सकते हैं कि वर्तमान में आप ये बात कर रहे हो, पहले आपने ये बात कही थी 2 साल पहले स्टेटमेंट में, तो आप पूर्ववर्ती कथनों के द्वारा वर्तमान कथन का खंडन कर सकते हैं। 145 में पूर्ववर्ती कथन कोई से भी हो सकते हैं जो आपने किसी भी कार्रवाई के किसी भी क्रम पर दिए हैं। 146 में प्रति परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला तो किसी व्यक्ति की सत्यवादिता परखने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सत्यवादिता परखने वाले प्रश्न क्या हो सकते हैं, कोई भी ऐसा प्रश्न जिससे उसकी क्या वो सत्य बोलता है नहीं बोलता उसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि आप वही व्यक्ति नहीं है क्या जिसने पहले ये आपने किसी को 2 बच्चों को पास करने के लिए पैसे लिए थे, ऐसा अखबार में आपके पास आया था क्या, तो वो ये सत्यवादिता परखने वाले प्रश्न हो सकते हैं कि आपका नाम ये नहीं है क्या, आप उसके रिलेटेड नहीं है क्या, आप उसकी तरफ से साक्ष्य देने के लिए नहीं आए। तो किसी बात को जो क्या वो सत्य बोल रहा है नहीं बोल रहा है उसको परखने के लिए कोई भी प्रश्न उससे पूछा जाता है। जैसे कोर्ट के सामने कोई फैक्ट पहले रख दो, आप पहले नहीं रखा, आपने कोई क्वेश्चन पूछा कि आपकी 10वीं में 70% नहीं बनी थी क्या,
वो व्यक्ति कहता है नहीं नहीं मेरी तो 10वीं में 50% थी, नहीं उसके मेरी तो 90% बनी थी, तो आप कोर्ट के सामने एविडेंस रख सकते हो कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, मैंने ये सत्यवादिता परखने के लिए प्रश्न किया, ये इसकी मार्कशीट थी, इसकी 70 बनी थी, ये 90। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में सत्यवादिता परखने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वह व्यक्ति कौन है, उसकी जीवन में क्या स्थिति है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। कि वो व्यक्ति बता रहा है कि मैं तो निर्धन हूं, मेरे पास 1 लाख रुपए साल भर की इनकम होती है और आया बाहर पोर्से से है, फरारी से है, रेंज रोवर से, किसी कार से आया है, तो ये उसकी जीवन की स्थिति, वो कौन है, क्या वो पैसे लेके एविडेंस देने आया है, ऐसा कोई भी बात जो उस जीवन में कौन है उसकी स्थिति पता लगाने के लिए जो प्रश्न क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, पूछ सकते हो आप। किसी की सील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने के लिए कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे वो अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखते हो या नहीं रखते हो, इससे कोई इशू नहीं, फर्क पड़ता। 3 प्रकार के प्रश्न क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और 4th यहीं पे लिख लेना, सूचक प्रश्न भी। ठीक है, हम पढ़ के आए, सूचक प्रश्न भी क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाता। 147 को छोड़ देना। 148 को कि न्यायालय यह विनिश्चित करेगा कि कब कौन सा प्रश्न पूछा जाना चाहिए और किसका उत्तर देने के लिए साक्षी को विवश किया जाना चाहिए। कि कोई बात ऐसी पूछ रहे हो जिस बात का साक्ष्य में तो इतना सा प्रभाव है, पर उसका जवाब देने में कोई ऐसी बात अन्य निकल के आ जाएगी जो उसके समाज में बहुत बड़ा धक्का पहुंचा सकता है। जैसे कोई बात मेरे से पूछी जा रही है कि आपकी प्रॉपर्टी ये 2 लोगों के नाम नहीं है क्या, अब मैं कहता हूं कि हाँ हाँ ये 2 लोगों के नाम है, या मैं कह रहा हूं केवल मेरे ही नाम है, उसने पूछा कि एक और व्यक्ति के नाम है, आप सही नहीं बता रहे हो। अब मैं अगर वहां पर वो बात एविडेंस में तो बहुत 1% वेटेज रखती है, पर मैं अदर व्यक्ति का नाम बता दूं तो हो सकता है मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए कि वो मेरा इलीजिटमेट चाइल्ड हो, अधार्मिक पुत्र हो। ठीक है, अधर्मज पुत्र जिसको बोलते हैं वो पुत्र हो और उसके नाम भी मैंने वो प्रॉपर्टी कर रखी हो, तो मेरे परिवार को बहुत डिस्टर्ब कर देगी। जबकि साक्ष्य में उस बात का महत्व बहुत छोटा है, उससे उस केस का जजमेंट नहीं होने वाला, मात्र 1% वेटेज रखता है वो एज एविडेंस पर। उस एविडेंस को देने में मेरी लाइफ का कोई बड़ा फैक्ट डिस्टर्ब हो सकता है, तो वहां न्यायालय से प्रश्न पूछने से मना कर देगा। 148 में या 3 प्रकार की कैटेगरी बता रखी, कौन से प्रश्न अनुचित है 4 बता रखी होगी। कौन से प्रश्न अनुचित है कौन से उचित है ये न्यायालय डिसाइड करेगा कि कोई प्रश्न किसी से पूछे जाते हैं तो कौन से प्रश्न उचित है कौन से अनुचित है, किसका उत्तर देने के लिए विवश किया जाना चाहिए किसका नहीं, ये न्यायालय डिसाइड करता है। 148 को 132 धारा के साथ पढ़ा जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ मेंस, युक्त आधारों के बिना प्रश्न नहीं पूछा जाना, कि आप बिना ग्राउंड के प्रश्न नहीं पूछ सकते जब तक कि आपके पास ग्राउंड नहीं हो। जैसे यहां बता रखा है, किसी वकील ने मेरे को बताया कि जो व्यक्ति आज कोर्ट में आपके मामले में एविडेंस देने आ रहे हैं वो डकैत है, तो मैं पूछ सकता हूं उससे कि क्या आप डकैत नहीं है, क्या आप पहले डकैती नहीं करते थे, क्या आपने वो वहां पर लूट नहीं की थी क्या। तो ये एक ग्राउंड बनता है क्योंकि मुझे किसी वकील ने बताया था। अब मैं रैंडमली पूछ लूं किसी भी व्यक्ति से, जैसे अंबानी जी कोर्ट में खड़े थे, मुकेश अंबानी जी, मैंने आके पूछ लिया अरे आप डकैत नहीं हो क्या, आपने तो आपके भाई के घर में चोरी नहीं की क्या, तो ये क्वेश्चन युक्त आधार के बिना, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं, कोई ग्राउंड रिपोर्ट नहीं जिसके आधार पर मैं ये बात बोल रहा हूं, तो ऐसी चीजों को कोर्ट 148 में कह रहे हैं कि बिना ग्राउंड के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 149 में 150 कहता है अगर बिना ग्राउंड के आपने प्रश्न पूछ लिया तो न्यायालय आपके संबंध में 2 प्रकार की प्रक्रिया अपनाएगा। पहला तो हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेगा कि ये वकील नालायक है, बिना ग्राउंड के आकर कोर्ट में किसी से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा, जिस विधि के अधीन या जिस प्राधिकारी के अधीन आप अपना प्रोफेशन कर रहे हो उसको रिपोर्ट करेगा। मतलब जैसे आप वकील होते हैं तो किसके अंडर में होते हैं, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अंडर में है आप, अगर राजस्थान में हो तो, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर में, तो उसको रिपोर्ट करेगा कि यह वकील रेंडमली आके उल्टे सीधे प्रश्न पूछता है किसी व्यक्ति से। जैसे महिला से आके पूछ लिया आपके तो 5-6 लोगों के साथ अफेयर नहीं है, ये रेंडमली प्रश्न है ना, आप बिना ग्राउंड के नहीं पूछ सकते। ग्राउंड है, कोई किसी ने आपको सूचना दी है ऐसा ऐसा इस महिला के हैं तो आप पूछ सकते हो। बिना ग्राउंड के ऐसे क्वेश्चन पूछते हो
तो हाई कोर्ट को रिपोर्ट कर देगा न्यायालय, और जिसके अधीन आप अपना प्रोफेशन कर रहे हैं उस व्यक्ति को रिपोर्ट कर देगा। अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न, इसको मैं याद करने के लिए ध्यान रखता हूं अंकल। क्यों? क्योंकि ये 152 में भी अपमानित और शुद्ध करने वाले प्रश्न है। तो अंकल का मतलब हो गया अशिष्ट अ और कलंकात्मक का कल। तो अंकल वाले प्रश्नों को न्यायालय क्या करेगा? 151 में क्या है? अंकल है, और अंकल वाले प्रश्नों को न्यायालय करता है 151 के अंतर्गत निषेध करेगा। यहां पर मे फॉरबिड निषेध कर सकेगा, निषेध करेगा। मे फॉरबिड शब्द यूज हुआ है, न्यायालय का विवेक है कि वो उसको फॉरबिड कर सकेगा, मे फॉरबिड कर सकेगा, निषेध करेगा कि किसी व्यक्ति के बारे में अशिष्ट कलंकात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाएं। उसको अगर न्यायालय को लगता है तो वो उसको बैन कर सकेगा। तो अंकल वाले प्रश्नों के संबंध में धारा 151 में निषेध कर सकेगा, या मे फॉरबिड शब्द यूज हुआ है। मे प्रोहिबिट भी हो सकता है, देख लेना फॉरबिड की जगह, मुझे इंग्लिश याद नहीं है एग्जैक्ट। 152 में क्या है? अपमानित और शुद्ध करने वाले प्रश्न। अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो किसी व्यक्ति को अपमानित करता है, कि जैसे किसी व्यक्ति से पूछा जाता तुम्हारी माँ का तो गांव के किसी व्यक्ति के साथ संबंध नहीं थे क्या, तो उस व्यक्ति को अपमानित करने वाला प्रश्न है। या वो व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, कोई भी अपने परिवार के लिए ऐसा चीजें, देखो मैं बार बार महिलाओं के संबंध की इसलिए दे रहा हूं कि यही वो होते हैं जिसके कारण किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि होती है। या आपके पिताजी ने चोरी नहीं की थी क्या, ये भी हो सकता है। पर एक रेंडमली जो समाज में चलती है वो चीजों के मैं एविडेंस देता हूँ। महिलाओं का मैं बहुत आदर करता हूँ, ऐसा मेरा कोई मानव नहीं है, तो एज एविडेंस खुले दिमाग से पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं करता हूँ। तो कोई अपमानित शुद्ध करने वाले प्रश्न है, या अनावश्यक तौर पर संतापकारी है। आपकी माता के लिए कुछ कह दिया तो आप 4-5 दिन उस बात से शुद्ध होके बैठे रहोगे, आपको अंदर गलानी होगी कि मेरी माता की अपमान कर दिया, पूरे कोर्ट में लोगों को, अखबार में और आ गई, एविडेंस में और आ गया। तो ऐसे सभी प्रश्नों को न्यायालय निषेध करेगा। सेल फॉरफिट शब्द यूज हुआ है, ध्यान रखना। 151 में मे फॉरबिड है, 152 में सेल फॉरबिड है, 151 में अंकल वाले प्रश्न है, उनको न्यायालय निषेध कर सकेगा। और 152 में निषेध करेगा किनको? अपमानित शुद्ध करने वाले और अनावश्यक तौर पर संतापकारी प्रश्नों को। सत्यवादिता परखने वाले प्रश्न के उत्तर दिए हैं, उन उत्तर का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य अलाउ नहीं। आपने पूछा कि क्या आपको नौकरी से नहीं निकाला गया था क्या, आपने मना कर दिया कि नहीं मुझे तो सरकार ने कभी नौकरी से नहीं निकाला, तो भले ही उसने झूठ बोला हो, आप उसका खंडन करने के लिए एविडेंस नहीं देंगे। 153 मना करती है। पर दो अपवाद है कि किसी व्यक्ति से पूछा कि आपको अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया था क्या, वो कह देता नहीं मुझे तो कभी दोष सिद्ध नहीं किया, प्रत्याख्यान करता है, तो वहां आप पूर्ण दोष सिद्धि का साक्ष्य दे सकते हैं। या कोई व्यक्ति की निष्पक्षता को अधिक्षेप करने वाला कोई प्रश्न पूछा और उसने कह दिया कि नहीं मैं तो किसी व्यक्ति का पक्ष नहीं लेता, तो आप उसका खंडन करने के लिए कोई एविडेंस पेश कर सकते हो। केवल दो अपवाद है, वन्यता उसकी सत्यवादिता परखने वाले प्रश्न पूछे तो उसका खंडन करने के लिए कोई एविडेंस अलाउ नहीं होगा। ठीक है, सत्यवादिता परखने वाले प्रश्न 146 में पूछ रहे थे ना हम, कहां प्रति परीक्षा में, तो उनका कोई भी अपवाद नहीं चलेगा। ठीक है, केवल दो अपवाद है, अन्यथा उसके खंडन में कोई साक्ष्य नहीं देंगे। इसके लिस्टेशन आते हैं, देख के जाना। 154 पक्षद्रोही साक्ष्य की बात, कि हमने एविडेंस देने के लिए बुलाया था और वो व्यक्ति आकर कोर्ट में मुकर गया, सामने वाले पक्ष के साथ मिल गया, तो उसको न्यायालय पक्षद्रोही साक्ष्य घोषित कर देते हैं, और जिस व्यक्ति ने बुलाया था वो ही उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है पक्षद्रोही साक्ष्य घोषित होने के बाद। बूरा सिंह राजस्थान का केस है, बूरा सिंह राजस्थान का, कि पक्षद्रोही होने के बाद भी अगर कोई एविडेंस जो उसने आपके पक्ष में दिया था उसको काम में ले सकते हैं। 155 साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप, कि साक्षी है उसकी विश्वसनीयता पर प्रतिपक्षी द्वारा अधिक्षेप किया जा सकता है, साक्षी को झूठा बताया जा सकता है। 155 इसको अलाउ करती है। हेडिंग सफिशिएंट है, मेरे हिसाब से ज्यादा ध्यान लगाने की इन पे जरूरत नहीं है। 156 सुसंगत तथ्यों की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे। ठीक है,
तो ये 156 को आपको रिलेट कर सकते हो अभी जो दृश्यम पिक्चर आई थी कि आपने जो तथ्य आपके संबंध में रिलेवेंट है उनको प्रूव करने के लिए आप कोई भी एविडेंस दे सकते हो, कोई भी प्रश्न ग्राह्य हो सकते हैं। जैसे कि जिस दिन अपराध हुआ था मेरे पे आरोप है, तो मैं कह दूंगा मैं उस दिन सुबह निकला था, इस गली से निकला था, वो अंकल मिले थे, राम राम की थी, उसके घर में मैंने चाय पी थी, उनके बच्चे ने मेरे से एक प्रश्न पूछा था, उसको जवाब दिया था, फिर उन्होंने कहा हमारे बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल चलना, उसके साथ स्कूल गया। तो वो लास्ट सीन एविडेंस जो भी होता है वो सारा दिया जा सकता है 156 के अंतर्गत। 157 कि आपके पूर्ववर्ती कथनों के द्वारा वर्तमान साक्ष्य की संपुष्टि की जा सकती है कि आपने कोई बयान दिया था, वर्तमान में नया स्टेटमेंट दिया, तो आप कह सकते हो देखो 2 साल पहले जो स्टेटमेंट दिया था वो और अभी का स्टेटमेंट है, तो पुराना स्टेटमेंट वर्तमान स्टेटमेंट की संपुष्टि करता है, आप उसका एविडेंस दे सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर बात करते हैं 158 में कि साबित करने के बारे में 32 और 33 के अधीन सुसंगत होती कौन सी बातें छोड़ देना। 159 रिफ्रेश द मेमोरी वेरी वेरी 154 159 वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों सेक्शन कि कोई साक्षी जबकि वह परीक्षा के अधीन है तो उसका कोई एविडेंस केस डायरी में, पुलिस डायरी में लिख लिया गया था, तो जिस व्यक्ति ने वो लिखा था अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए उसको देख सकता है। 159 रिफ्रेश मेमोरी को अलाउ करती है। तो वह व्यक्ति जिसने तैयार किया था या किसी से तैयार के करवाया था और तैयार करवाते खुद ने उसको पढ़ा था, तो वो एविडेंस दे सकता है। पुलिस डायरी से रिलेटेड 159 बात करते हैं रिफ्रेश द मेमोरी। और यहां पर शिक्षित व्यक्ति ही 159 धारा केवल शिक्षित व्यक्ति पर लागू होती, क्योंकि पढ़ वही सकता है जो व्यक्ति रिफ्रेश किसको करेंगे, लिखी हुई पुलिस डायरी में लिखे हुए कथन को देख के अपनी मेमोरी रिफ्रेश करेंगे। तो एक बार पूछा गया है कि धारा 161 का संबंध है शिक्षित साक्षी से अनपढ़ साक्षी से, है ना, तो ध्यान रखना ये पढ़े लिखे साक्षी होना चाहिए, क्योंकि वो ही बयान पढ़ेगा, उसको देख के अपनी मेमोरी रिफ्रेश करेगा। 160 छोड़ो, कोई काम की नहीं है। 159 में अगर आपने अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर ली उसको देखकर, पुलिस डायरी को देखकर, तो प्रतिपक्षी के पास भी ये अधिकार आ जाता है कि वो डायरी को पढ़कर आपसे उस डायरी में लिखे हुए तथ्यों के बारे में क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। प्रतिपक्षी प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार 161 में सामने वाले व्यक्ति को आ जाता है। 162 में दस्तावेज को पेश किया जाना, तो कोई दस्तावेज को पेश करने के लिए किसी व्यक्ति को समन किया गया था और किसी व्यक्ति के कब्जे में वो डॉक्यूमेंट था, दोबारा पढ़ते हैं। किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मिलित साक्षी यदि उसके कब्जे और शक्ति में वो डॉक्यूमेंट है, ऐसे किसी आक्षेप के होने पर भी जो उसकी पेश करने और ग्राह्यता के बारे में है, उसे न्यायालय में लाएगा और ऐसे आक्षेप की विधिक मान्यता न्यायालय डिसाइड करेगी। कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए समन किया है तो क्या वो डॉक्यूमेंट पेश किया जाना चाहिए। कोई आक्षेप भी करता है, जैसे सरकारी डॉक्यूमेंट है, आपने कोई डॉक्यूमेंट मंगाया कि ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, इसकी मार्कशीट लेके आओ कि इसने फोर डॉक्यूमेंट के आधार पर नौकरी तो नहीं ली। कोर्ट ने नोटिस इशू किया आरपीएससी को या हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट का कोई भी जो एलडीसी है जिसको नोटिस गया, कोई विभाग का अधिकारी, वो मना कर देता है कि ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है और इसके एविडेंस के 123 के अंतर्गत सुरक्षित है, 123 के अंतर्गत इनको सुरक्षित रखा गया, हम पेश नहीं करेंगे। तो कोई आक्षेप होते हुए भी आपको न्यायालय में लाना पड़ेगा। न्यायालय देखेगा कि क्या आक्षेप सही है, न्यायालय उसकी विधि मान्यता को डिसाइड करेगा। एक लीडिंग केस लॉज आता है यहाँ पर एसपी गुप्ता भारत संघ, उसमें कह दिया किसी भी लेवल का डॉक्यूमेंट हो क्या पेश किया जाना चाहिए, क्या सरकार के हितों को हानि होगी या नहीं होगी, न्यायालय डिसाइड करेगा। न्यायालय ने राफेल की प्राइस बताने से सरकार ने इंकार कर दिया था कि कॉन्फिडेंशियल है दूसरे देश के साथ, हमारी संधि कोर्ट ने कह दिया कि आप जनता को बताने से इंकार कर सकते हो। बंद लिफाफे में 3 दिन के अंदर राफेल विमान की प्राइस चाहिए तो चाहिए, और बंद लिफाफे में उनको प्राइस देनी पड़ी। 1300 करोड़ का विमान था, जो 500 करोड़ का विमान था, जो उन्होंने 1300 करोड़ में खरीदा। तो वो चीजें कोर्ट डिसाइड करेगा आपको डॉक्यूमेंट के संबंध में कोई आक्षेप है तो। 163 कहता है कि कोई सूचना मंगाई गई थी, मंगाने के लिए उसको सूचना दी थी कि दस्तावेज को पेश करने के लिए किसी व्यक्ति को, और उसने पेश कर दिया,
पेश करने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि आप जैसे आपने किसी विटनेस को आपने नोटिस इश्यू किया था कि दस्तावेज आप पेश करो, सामने वाले पक्षकार के किसी व्यक्ति को नोटिस इश्यू किया कि दस्तावेज पेश करो, और नोटिस पे वो दस्तावेज पेश कर दिया उसने, आपने वो दस्तावेज दे दिया, तो पेश करने वाला पक्षकार यह अपेक्षा करेगा कि अब इसको एविडेंस के रूप में काम में लिया जाना चाहिए। आपने मेरे से डॉक्यूमेंट मंगा लिया, देख लिया, तो अब इसको एज ए एविडेंस कोर्ट के सामने रखवा सकता है। 163 इसको बाउंड करती है। पर आपने नोटिस दिया था 164 में कि डॉक्यूमेंट पेश करो, सामने वाला व्यक्ति डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आया, और बाद की स्थिति में उसको लगता है कि यार वो डॉक्यूमेंट पेश करना चाहिए, उससे मुझे फायदा हो जाएगा, तो जब तक जिस व्यक्ति ने आपको नोटिस दिया था उस व्यक्ति दूसरे पक्षकार की सम्मति के बिना या न्यायालय के आदेश के बिना उसको डॉक्यूमेंट को एविडेंस में काम में नहीं लिया जाएगा। कि जब आपको नोटिस देके मंगाया था तब तो आपने वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया, लेटर स्टेज पर आप आके वो डॉक्यूमेंट पेश करना चाहते हैं, तो जब तक न्यायालय अनुमति नहीं दे देता या दूसरा पक्षकार उस पर सहमति नहीं दे देता तब तक आप उसको पेश नहीं कर सकते। ये 164 में बाउंड करती है। 165 इनहेरेंट पावर है। 164 से पूछा जाता है कि किसी को दस्तावेज को पेश करने से किसी व्यक्ति ने इंकार कर दिया था तो उसको साक्ष्य के रूप में कब उपयोग में लिया जाएगा? केवल दूसरे पक्षकार की सहमति से, केवल न्यायालय के आदेश से, दोनों से। जो भी उत्तर मिलता है देख लेना, दोनों से हो वहां अलाउ कर देना। प्रश्न करने और पेश करने का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति। न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए, उचित अनुचित करने के लिए, ये न्यायालय की इनहेरेंट पावर है कि वो अपने मामले में जजमेंट तक जाने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है, कि किसी भी रूप में किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, कुछ भी मंगा सकता है, कोई भी दस्तावेज पेश करने का आदेश दे सकता है। किसी भी प्रकार से आप अपने मामले में जजमेंट तक जा सकते हो, पर आपका जजमेंट केवल और केवल सुसंगत तथ्यों पर ही आधारित होना चाहिए। बाकी आप कोई भी तरीके का अपना लो। 165 इनहेरेंट पावर है। सभी ट्रायल कोर्ट के पास 165 में एविडेंस के संबंध में इनहेरेंट पावर होती है। तो प्रश्न करने की, कोई दस्तावेज पेश करवाने के लिए आदेश देने की ट्रायल कोर्ट की इनहेरेंट पावर 165 है। ज्यूरी और असेसरों से की प्रश्न करने की शक्ति, ज्यूरी असेसर के.एम. नानावटी के केस से समाप्त हो गए। हेडिंग देख लेना, के.एम. नानावटी का केस देख लेना। 167 साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण होने के कारण नवीन विचारण नहीं होगा। कि कोई भी एविडेंस था उसको आपने अनुचित रूप से ग्रहण कर लिया, या उचित एविडेंस था आपने उसका अग्रहण कर लिया, उससे नया ट्रायल नहीं होगा या जजमेंट को नहीं पलटा जाएगा जब तक कि आप ये देखो कि क्या उस एविडेंस के कारण ही पूरा जजमेंट हुआ था, या वो एविडेंस नहीं दिया जाता तब भी क्या यही जजमेंट होता। अगर उस एविडेंस पर ही पूरा मामला टिका हुआ है तो पलट दिया जाएगा, अन्यथा ना तो जजमेंट पलटा जाएगा न ही नया ट्रायल होगा। तो यदि उस न्यायालय के समक्ष जिस ऐसा आक्षेप उठाया गया था, यह प्रतीत होता है कि आक्षेप और ग्रहित साक्ष्य के बिना भी विनिश्चय किया जा सकता था तो नहीं पलटा जाएगा, या अग्रहित साक्ष्य ले भी लिया जाता है तो विनिश्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो वहां नया ट्रायल भी नहीं होगा और ना ही किसी विनिश्चय को पलटा जाएगा। 167 का वेटेज समझ गए कि उस एविडेंस का कोई वेटेज नहीं है, उस एविडेंस के बिना भी जजमेंट हो सकता था तो भी हमें रीट्रायल नहीं करनी, ना ही जजमेंट पलटना है, और उस एविडेंस को ग्रहण नहीं भी किया जाता तो भी वही एविडेंस आता तो भी हमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं करना। पूरा एविडेंस खत्म हो गया है। आईपीसी के सेक्शन बताने में कल बताता हूं, मैं सोच रहा हूं 2-3 दिन से समय नहीं मिल पा रहा है, समय का थोड़ा अभाव चल रहा है। कल राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के साथ मिलते हैं। 32 धाराओं